सो हे एवरीवन, आज हम बहुत ही डिफरेंट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस एक मूवी में 5 लव स्टोरी है और 2 दोस्तों की कहानी देखेंगे। इस मूवी को IMDb पे 7.2 की रेटिंग मिली है। अदर डिटेल्स इज इन डिस्क्रिप्शन। सो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम उन 2 दोस्तों से मिलते हैं। ली कैंग, जो बहुत ही फेमस सिंगर है, और उसका मैनेजर और साथ ही साथ बेस्ट फ्रेंड सैंग हुक। ली कैंग अपने सभी फैंस के साथ ऑन एयर लाइव बात कर रहा था। ली सभी के लिए क्रिसमस सॉन्ग गाता है क्योंकि क्रिसमस बहुत ही पास में था, और साथ ही साथ न्यू ईयर भी। वो अपने सभी ऑडियंस को अपने कॉन्सर्ट के बारे में बताता है जो क्रिसमस के दिन होटल एमरोज में होने वाला था। एक खास बात और, इन सभी की कहानी इस होटल से ही जुड़ी हुई है। जैसे कोई गेस्ट या फिर वर्कर बन के मैं आपको बाकी लोगों से मिलवा देता हूँ। इस होटल की मैनेजर सोजिन, उसका भाई पार्क सीजिक, वहाँ की एक वर्कर लियांग, सैंग्यो जो वहाँ पर डोरमैन है, एंड जायुंग, और यहाँ के CEO योनजिन। योनजिन वहाँ पे आने वाला था उसकी होने वाली बिजनेस मीटिंग के लिए, और एक कारण और भी था। योनजिन के रूम मैनेज करने का काम मिला था लियोंग को, क्योंकि योनजिन इवन नंबर से बहुत ही ऑब्सेस था। मतलब उन्हें सभी चीज़ें इवन नंबर से ही रिलेटेड चाहिए थी, जैसे 2 वाटर बॉटल्स, 2 डस्टबिन्स, यहाँ तक कि प्रोडक्ट के ऊपर का सीरियल नंबर भी। लियोंग की बात करें तो उसे एक सिंगर बनना था, पर फैमिली इश्यूज के कारण वो अपने सपने को साइड में रखकर ये काम करती। लियोंग उस रूम की सफाई करते हुए वो गाना गा रही थी। वो उसमें इतना खो जाती है, उसे पता नहीं लगता कि कब योंजुन वहां पर आकर उसे देख रहा है। योंजिन भी उसे कुछ नहीं कहता, वो बस उसे देखकर मुस्कुराता है। वो उसका नाम लेकर ये कहता है, पिक लियोंग, ये तो बहुत ही इवन नाम है। दूसरी तरफ एक बहुत ही फेमस फॉर्च्यून टेलर वहाँ पर अपने क्लाइंट से मिलने आया था। मीटिंग के बाद वो फॉर्च्यून टेलर सोजुन का भी फॉर्च्यून बताता है। उसका कहना था सोजुन को ये साल खत्म होते होते एक प्रपोजल मिलेगा। वो फॉर्च्यून टेलर जाने से पहले एक बात नोटिस करता है, सेंग्यू के साथ एक लेडी खड़ी हुई थी। इन 2 चीज़ों के बारे में हम आगे देखेंगे। पहली चीज़, उस फॉर्च्यून टेलर ने किस प्रपोजल के बारे में बताया, और दूसरी चीज़, ये लेडी कौन है। अब हम मिलते हैं सोजुन के छोटे भाई सिजिक और उसके दोस्तों से। उनकी क्लास में योंजो नाम की लड़की थी। सिजिक के तीनों दोस्त उसे पसंद करते, और वो भी, लेकिन वो किसी को नहीं बताता कि वो उसे पसंद करता है। होटल में जिन्हो नाम का एक कस्टमर हर सैटरडे वहाँ पर ब्लाइंड डेट पे आता, और वो रिजेक्ट ही होते रहता। इस बार भी वो रिजेक्ट हो जाता है। ये सभी बातें हमें उन दोनों के बातों से पता लगती है। रात को ली यूंग अपनी शिफ्ट खत्म करके वहाँ से जा रही थी, तब उसके गले में उसको अपना नेकलेस नहीं दिखता, जो उसके लिए बहुत ही प्रेशियस था। वो सभी जगह अपना नेकलेस ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत उसे नहीं मिलता। अब बस एक ही जगह ढूंढने की रह गई थी, वो थी योनजुन का रूम। लियोंग डरते हुए योनजुन के पास जाती है। वो तो पहले माफी मांगकर ये कहती है, मुझे पता है मेरा यहाँ पर इस वक्त आना ठीक नहीं, पर मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ खो दी है। वो मेरा नेकलेस था। वो उसकी प्रॉब्लम समझकर उसे कहता है, एक काम करो, तुम खुद ही आकर ढूंढ लो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। वो अंदर ना जाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह योंजिन अपने रूम में नहीं था, तब वो और उसके दोस्त मिलकर उस नेकलेस को ढूंढ रही थी। उसी बीच उन्हें एक एनवलप मिलता है। उस पर लिखा था, आई होप तुम इसी चीज़ को ढूंढ रही होंगी, और उस एनवलप के अंदर उसका नेकलेस है। अब जाकर योंजुन को सुकून मिला। उसने भी योंजुन के लिए एक थैंक्स लेटर लिखा। रात को लियोंग ब्रिज पे गाना गाकर उस पल को एंजॉय कर रहे थे। ये योंजिन नीचे से देख रहा था। वो खुद भी इतना उसे देखने में खो गया था कि उसे कुछ पता ही नहीं लगता कि वो ट्रैफिक सिग्नल पर है। लियोंग इतना सब मेहनत करने की वजह
उसकी माँ थी। उन्हें कुछ मेंटल इश्यूज के कारण हॉस्पिटल में ही रखना पड़ता। वो अकेली ही थी सभी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, और ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से वो दुखी रहती। दूसरी तरफ सोजिन अपने दोस्तों से मिलने जाती है। अब हम मिलते हैं सांगियो और बाकी के दोस्तों से। ये वही है जिसके साथ ली कैंग काम करता। मूवी की शुरुआत वाला स्टूडियो उसी का था। अब हम वापस आते हैं। कॉलेज के टाइम में चारों का एक म्यूजिक बैंड हुआ करता, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में ये सभी धीरे धीरे अलग होते गए। अब साल में एक ही बार ये सब चारों इस जगह मिला करते। वो दोनों जियो से पूछते हैं, तुम इतने साल से सिंगल क्यों हो? वो इस सवाल का जवाब ठीक से नहीं देती। इसके पीछे की वजह मैं थोड़ी देर में बता दूंगा। वो सभी डिसाइड करते हैं वही जाने का जहाँ पर वो पहले प्रैक्टिस करते। वहाँ जाकर सीयुंग यो उसे अपने पास बुलाकर ये बताता है कि मैं जल्दी ही शादी करने वाला हूँ। ये सुनते ही सोजिन उसे कहती है, हम सब कांटेक्ट में रहने के बाद भी तुमने कभी नहीं बताया कि तुम शादी करने वाले हो। सोजिन का गुस्सा करने का और साथ ही साथ सिंगल रहने के पीछे एक ही कारण था। वो था सीयुंग हो। वो उससे बहुत सालों से प्यार करती, पर कभी भी बता नहीं पाई। आज वो किसी और से शादी करने वाला है। इस चक्कर में अब वो इतना ड्रिंक कर लेती है, उसे पता ही नहीं लगता कि कब सुबह हो गई। सीयुंग सोजिन को टैक्सी तक ड्रॉप करने साथ जाता है। बातों बातों में वो उसे कई बार हिंट देती कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। इन सभी चीज़ों से वो थोड़ा दुखी हो गई थी। दूसरी तरफ योनजुन के डैड ने गुजरने से पहले उनके बिजनेस को संभालने के लिए एक बिजनेसमैन को हायर किया था, क्योंकि योनजिन को अपना खुद का आर्ट बिजनेस स्टार्ट करने का ड्रीम था। उसके वजह से वो अपने स्टडीज़ में ही बिजी रहता। सही मायने में उसे अपने डैड से नफरत थी। योनजिन को लगता था उसके डैड ने उसके आर्टवर्क की कभी कदर नहीं की। तब उसके अंकल बताते हैं, तुम्हारे डैड की सबसे कीमती चीज़ तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग ही है। उन्होंने वो पेंटिंग अभी भी अपने लॉकर में संभाल के रखी है। चाहो तो तुम जाकर देख सकते हो, लेकिन वो लॉकर उससे नहीं खुलता। अब हम आते हैं जायुंग की तरफ। उसने कई बार सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दी, लेकिन वो आज तक पास नहीं हुआ। इस बार भी वो फेल हो जाता है। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया। अब जायुंग को किसी भी हालत में सुसाइड करना था, और एकदम से उसके दिमाग में आता है, मैं ऐसे ही क्यों मरूं? मैं तो डिजर्व करता हूँ एक लग्जूरियस मौत। और पहुंच जाता है होटल एमरोज में और ले लेता है सबसे ऊपर की रूम। वो रूम को एक्सप्लोर करते करते उससे गलती से वेकअप सर्विस की बटन दब जाती है। उस वेकअप सर्विस का काम था गेस्ट को उनके बताए हुए टाइम पे उठाना। जायंग उसे अगले दिन 9:30 को उठाने के लिए बोलकर फुल डेडिकेशन से सुसाइड लेटर लिखता है, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी उससे एक लेटर भी लिखा नहीं जाता। ये गुस्सा वो उतारता है उस बेड के ऊपर, और देखते ही देखते उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन वेकअप कॉल उसे उठाने से पहले ही वो उठ गया था। एक चीज़ और, वेकअप सर्विस वाली आवाज़ एक लड़की की थी। लियोंग को वहाँ पे क्लीनिंग के दौरान जायोन ने लिखा हुआ लेटर मिलता है। वो लेटर को वो योनजुन और बाकी लोगों के पास लेकर जाती है। ये देखकर तो सभी थोड़ा डर गए थे, लेकिन योनजुन कहता है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी गेस्ट को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देना, सो हम पूरी कोशिश करेंगे उसे बचाने की। सोजिन को वो कहता है, तुम हर वक्त जायोन के ऊपर नज़र रखना। दूसरी तरफ होटल में एक न्यू गेस्ट आती है। वो थी कैथरीन, सेंग्यू का पहला प्यार। वो आई थी उसकी डॉटर के वेडिंग के लिए, जो होने वाली है न्यू ईयर के रात। लेकिन एक ट्विस्ट ये है, कैथरीन की डॉटर वही है जिसके साथ सीयुंग की शादी होने वाली थी। सीयुंग के फियोंसे का नाम है हायुंग। उसी दिन सीयुंग उन दोनों को एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस करके वो सोजुन से एक फेवर के लिए पूछता है। वो कहता है, क्या तुम प्लीज़ हायुंग के साथ अकेले में बात कर सकती हो? पता नहीं उसके बिहेवियर में सडनली चेंजेस आ रहे हैं।
सुजिन उसका रिप्लाई देती है, ये ब्राइड को वेडिंग से पहले डिप्रेशन या फिर चिंता की वजह से होता है और ये चीज़ कॉमन है। अब आते हैं कैथरीन एंड सैंग्यू की तरफ। वो आए थे उनकी स्पेशल जगह पे मिलने। उन दोनों के पास्ट में एक हादसे की वजह से सैंग्यू को जेल जाना पड़ा। उस वक्त कैथरीन के फैमिली प्रेशर की वजह से उसे शादी करनी पड़ी, लेकिन कैथरीन ने उससे कहा, तुम भी यहाँ से निकलने के बाद शादी ज़रूर करना और एक वादा करो, जिंदगी में जब भी तुम सिंगल हो जाओगे उस दिन हम एक साथ मिलकर शादी करेंगे और हम ज़रूर मिलेंगे। अब वो दोनों वक्त में पीछे तो नहीं जा सकते, इसलिए वो दोनों अपने पुराने दिन याद करके वहीं पर मस्ती करने लगते हैं। एंड आज है क्रिसमस ईव। सुजीक के तीनों दोस्त डिसाइड करते हैं योनजुन के सामने उनकी फीलिंग्स जाहिर करना और अगली पर पहुंच जाते हैं योनजुन के पास। सिजिक बस उनके साथ आया हुआ था। वो तीनों एक एक करके अपनी फीलिंग्स उसे बताकर उन्हें एक चीज़ मिलती है, वो थी रिजेक्शन। योनजो सिजिक को भी पूछती है, क्या तुम भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने आए हो? वो तो बस उसे माफ़ी मांगकर जा रहा था। योनजुन उसे रोककर ये कहती है, सिजिक मैरी क्रिसमस। सही मायने में वो सिजिक को बहुत पसंद करती थी, ये चीज़ वो समझ जाता है और साथ ही साथ वो तीनों भी। जायोंग भी उस वेकअप सर्विस वाली लड़की से बात कर रहा था। उसे खुशी हो रही थी कि उसके साथ कोई इतने प्यार से बात कर रहा है। तब एकदम से होटल स्टाफ वहाँ पर आकर उसे एक मस्त सा सरप्राइज देते हैं। उन्होंने उसके लिए 2 गिफ्ट लाए थे। पहला गिफ्ट था ली कैंग के शो की टिकट और दूसरा गिफ्ट था वहाँ पर वो फ्री रह सकता है न्यू ईयर के दिन तक। स्टाफ भी पूरी कोशिश कर रहे थे उसका माइंड चेंज करने का। दूसरी तरफ हायोंग अपनी बात सोजिन को बताती है। उनकी वेडिंग होने वाली थी, लेकिन अब तक सियुंग ने उसे प्रपोज नहीं किया। यही बात थी और कुछ नहीं। और आज होटल एम्ब्रोज में क्रिसमस सेलिब्रेशन है। ली कैंग भी वहाँ पे अपनी तैयारी करने के वक्त एक वैरायटी शो का प्रोड्यूसर उसे वो ऑफर देने आता है। ये वही इंसान है जिसने ली कैंग को बहुत बुरा भला कहा उसके सिंगिंग के बारे में। पास्ट में कुछ ये हुआ था, ली कैंग का एक सोलो परफॉर्मेंस था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। उस दिन भी सैंगहोन ने ली कैंग की साइड लेकर उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे कहो, उसे कहने की हिम्मत भी मत करना। दूसरी चीज़, कैंग को वैरायटी शोज बिल्कुल भी करना पसंद नहीं था। सैंगो उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसने सबसे बड़ा रोल निभाया कैंग के करियर में। उसने उसका कभी भी साथ नहीं छोड़ा और हमेशा उसको सपोर्ट करते रहा। और आज ली जिस भी जगह है और उसका सबसे बड़ा कारण सैंगहुन ही है। अब जल्दी ही शो शुरू होने वाला था। आते आते जायोंग को भी एक सरप्राइज मिला। उसके शो में उसकी गर्लफ्रेंड और उसका पार्टनर भी था। वो दोनों जायोंग को देखकर ये समझ लेते हैं कि वो उनका पीछा कर रहा। तब उसका पार्टनर उससे कहता है, अगर तुम हमारे पीछे फिर से आए तो तुम्हारे साथ और बुरा भी हो सकता है। इस चीज़ से उसे बहुत बुरा लगा। एक जगह ली एक छोटे से बच्चे की बलून निकालने में मदद कर रही थी। योंजुन ये देखकर उसके पास जाकर मदद करके ये पूछता है, क्या है तुम्हारा आज का प्लान? ली का प्लान आज सिर्फ चर्च जाने का था, तो योंजुन भी उसके साथ जाकर वो दोनों प्रे करते हैं। शायद से योंजिन पहली बार चर्च आया है, लेकिन वो नहीं बताता। वो उसे कहता है, तुम जब भी अपना परफॉर्मेंस दोगी, मैं वादा करता हूँ उस दिन मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने ज़रूर आऊँगा। और एक बहुत ही वियर्ड सा सवाल पूछता है। वो कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ का ट्रॉमा है? वो रिप्लाई देती है, ऐसा तो कुछ भी नहीं। ये पल से ली बहुत खुश थी। सुबह सुबह जायूं देखता है पूल के अंदर एक लड़का बेहोश था। वो तुरंत उसे बचाकर बाहर लेकर आता है। वो लड़का और कोई नहीं, सीजिक था। ये सभी चीज़ें सोजुंग सीसीटीवी से देख रही थी। सोजुंग के प्लान का सीजिक भी एक हिस्सा था। उसके साथ बुरा तो तब होता है जब जायुन ने उसे सीपीआर दिया। वो इस पल को डेफिनेटली जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी पहली किस एक लड़के से मिलेगी। जायुंग फिर से
उसी वेकअप सर्विस वाली लड़की से बात कर रहा था। कहीं न कहीं उसे भी जायोंग से बात करने में अच्छा लगता। एक रीज़न ये भी था, वहाँ के गेस्ट उससे बहुत बुरी तरीके से बात करते और दूसरी तरफ जायोंग उससे बहुत प्यार से बात करता। तो दूसरे दिन सुबह-सुबह सैंग्यू कैथरीन को लेकर एक लेक के पास आया था। असल में इस जगह 4 साल पहले उनकी वाइफ और वो यहाँ पे मिला करते। यहाँ पे ही उनकी वाइफ ने उन्हें प्रपोज किया और बाद में उन दोनों की शादी हुई। ये जगह उनके लिए स्पेशल इसलिए थी, उन दोनों के बीच अगर झगड़ा भी होता तो वो दोनों यहाँ पर आकर फिर से एक हो जाते। ऐसी थी ये जगह उन दोनों के लिए। कैथरीन को सोचने का थोड़ा सा समय चाहिए था। अगली बार जब वो दोनों मिलते हैं, कैथरीन उन्हें कहती है, मैं उस लेक पर जाकर तुम्हारे वाइफ से बहुत देर तक बात की। उनकी वाइफ ने उससे कहा वो सैंग्यू को नहीं छोड़ सकती क्योंकि उन्हें अभी भी सैंग्यू के अंदर एक छोटा बच्चा दिखता, इसलिए उन्हें उनकी चिंता होती। कैथरीन ने उनके साथ एक डील की, वो थी कैथरीन सैंग्यू के साथ रहकर वो उन्हें अडल्ट बना के वापस तुम्हारे पास भेज दूंगी। इसका जवाब वो थोड़ी अलग तरीके से देंगी। अगर न्यू ईयर के दिन स्नोफॉल हुई तो उसका मतलब हाँ है। होटल में लेयुंग को एक फ्लोर नीचे अपॉइंट कर दिया था उसके सीनियर ने। उसी दौरान यूनजिन उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती ऑडिशन में लेकर जाता है। वो खुद बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बाद में योनजिन उसे चीयर अप करता है और कहता है तुम जरूर सिलेक्ट होगी, लेकिन शायद से ये उसके हिसाब से सही नहीं था। वो उन्हें शुक्रिया कहकर ये कहती है, बॉस आप मेरी चिंता मत करो, मैं तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हूँ। अब जो आपने किया इस वजह से वो मुझे जॉब से भी निकाल सकते हैं। एक दिन आपने मुझसे पूछा था कि क्या तुम्हें कोई ट्रॉमा है। हमारे जैसे लोगों को ट्रॉमा नहीं होता क्योंकि हम उसे भी अफोर्ड नहीं कर पाते। हम आपके जैसे इवन चीज़ों को अलग नहीं कर सकते। हमारे जैसे लोगों को उनके साथ ही जीना पड़ता है। अब हम फिर से आते हैं होटल में। सोजिन सांग्यो इन दोनों ने एक प्लान बनाया, हायुंग को एक छोटा सा सरप्राइज देना, मतलब ही प्रपोज करने का। सोजिन का प्लान था केक के अंदर रिंग छुपा के उसे देना। ये प्लान उसने हायुंग को पसंद ना आए इसलिए बनाया, लेकिन वहाँ पर पूरा उल्टा होता है। ये सरप्राइज से वो दोनों और एक दूसरे के पास आ गए। सुजिन अपना उतरा हुआ मुंह लेकर घर पर चली जाती है। सिजिक भी उससे गुस्सा था क्योंकि उसकी फर्स्ट किस तबाह हो गई। इस बात पर सोजिन उससे कहती है, जब तुम्हें कोई लड़की से प्यार होगा तो बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, उसे अपनी फीलिंग्स बता देना क्योंकि मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर मिलता है तो वो कन्फेस नहीं कर पाते। बस इतना कहते कहते उसकी नज़र न्यूज़ पे जाती है। न्यूज़ के अंदर बता रहे थे जुमानजी के बीच के पास एक मेल बॉक्स है, लेकिन एक बात इस मेल बॉक्स को सभी से अलग बनाती है। इसमें अगर किसी को मेल भेजा जाए तो वो लेटर साल के आखिरी दिन जाकर पहुंचता है। ये देखती उसे सबसे पहले शॉक लगा। उसने और सेंग्यू ने भी वही एक दूसरे के लिए लेटर लिखा था। डरने की बात तो ये थी वो दोनों लेटर आज ही उन दोनों के पास डिलीवर हो गए। सियोंग ने उसके लिए ये लिखा था, सोजिन जब तुम इस पोस्ट कार्ड को प्राप्त करोगी तो आप अकेली नहीं होगी। मुझे आशा है कि तुम किसी डिजर्विंग पर्सन के साथ एक सुंदर से रिलेशन में होगी। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। वो तुरंत सिजिक से मदद मांगती है। उसने लिखा हुआ लेटर सियोंग को मिलने से पहले चुराने का। अगली सुबह सिजिक ने उस लेटर को वहां से चुरा लिया। उसे चिंता इसलिए थी, उस लेटर में सोजिन ने अपने प्यार को कन्फेस किया था। ये चीज़ अब सिजिक को भी पता चल गई। वो अपने काम पे लौटने के वक्त उसकी हील भी टूट गई थी। तब जियो वहाँ पर आके उसने उसकी मदद की। लेकिन आज तो संडे भी नहीं था। छोड़ो, जल्दी ही होटल एमेरोज ईस्ट चेन के साथ मर्ज होने वाली थी। इसके वजह से उन्हें और प्रॉफिट होगा एंड शेयर होल्डर्स भी खुश। लेकिन इसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये कॉन्ट्रैक्ट होते ही यहाँ के सभी वर्कर्स चेंज हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ली यूंग। यूंजन ये नहीं चाहता था
उसे इस बिजनेस को खुद ही रन करना था। अब आते हैं ली की कहानी की तरफ। आज कॉन्सर्ट के वक्त सेंगहुन ली को बुलाने आता है। तब उसने देखा ली प्रोड्यूसर ने दिया हुआ वही कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहा था। वो ली से कहता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर के तरफ से है? मतलब वही प्रोड्यूसर। गलत मत समझना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ली उससे एक सवाल पूछता है। वो कहता है, मैनेजमेंट के साथ हमारा क्या प्रॉफिट स्प्लिट होना चाहिए? मैं बस तुम्हारा ओपिनियन लेना चाहता हूँ। वो कहता है 5%। उन जैसे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। संगहुन बाहर आकर देखता है प्रोड्यूसर भी वहीं पे था। उसने ही वो कॉन्ट्रैक्ट ली के पास दिया। संगहुन प्रोड्यूसर पे बहुत गुस्सा करता है क्योंकि ली के मैनेजर होने के तौर पर प्रोड्यूसर को पहले उसके पास आना चाहिए था उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। लेकिन वो कहता है, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ली ने ही लाने के लिए कहा। ये सुनते ही वो बहुत दुखी हो गया क्योंकि अगर ली ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो वो ली से दूर चले जाएगा। मतलब मैनेजमेंट उसका पूरा ख्याल रखेंगी। वो इतना दुखी हो गया था कि वो सीधा रोने लगा। ऐसे ही एक शॉकिंग खबर सिजिक को मिलती है उसके तीनों दोस्तों से। उन्हें लगा सिजिक अपने फीलिंग्स कभी भी कन्फेस नहीं करेगा योनजन के सामने। तो उन्होंने योनजो को कहा कि स्कूल के बाद सिजिक को तुमसे मिलना है क्लाउड ब्रिज पे। और उन्होंने उसे ऐसा हिंट दिया कि वो अपनी फीलिंग्स वहीं पर कन्फेस करेगा। दूसरी ओर लियोंग के मैनेजर ने लियोंग को एक फ्लोर नीचे अपॉइंट कर दिया था, बस एक छोटे से कारण की वजह से। किसी ने तो उसे योनजुन के कार में जाते हुए देखा। वो कहता है, क्या मैं अब अपने एम्प्लॉयज़ को लिफ्ट भी नहीं दे सकता? इस बारे में मैनेजर का कहना था, वो भी तो नहीं बोल सकती थी लिफ्ट के लिए, लेकिन उसने नहीं कहा। बाद में वही लियोंग से कहती है, मैंने सुना है हमारे बीच एक गोल्ड डिगर है और सबका मानना है कि वो तुम ही हो। उसके साथ काम करने वाले लोग उसी के सामने उसके बारे में बहुत गलत बात कर रहे थे। इस मोड़ पर सभी के कहानी में वो दुखी थे। कैथरीन, योनजिन भी, लियोंग भी, जायोंग भी, सेंगहुन भी, सोजिन भी, अपने अपने रीजंस के साथ। एंड हियर कम्स 31 दिसंबर। इस दिन का कई लोग इंतज़ार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस एक दिन में सभी की ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। जस्ट इन वन डे कैथरीन और सेंग्यू बाहर देखते हैं तो स्नोफॉल का नामो निशान नहीं था। आपको तो पता ही है वो दोनों स्नोफॉल का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं। अगर नहीं पता तो वीडियो फिर से देखो। वो फॉर्चून टेलर भी कुछ चीज़ नोटिस करता है। इसके पीछे की कहानी मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। एज पर डे सीयुंग और हायुंग की वेडिंग थी। योंजिन से भी वो लॉकर खुल गया। उसके अंदर वही पेंटिंग थी जो उसने अपने डैड के लिए बनाई। उस पर लिखा था, मुझे भी आपकी तरह ही एक होटलर बनना है। दूसरी ओर जायुंग का आज सुसाइड करने का दिन था। उसे सुसाइड करने का मन है कि नहीं ये तो बताना थोड़ा मुश्किल है, बट वो विंडो ओपन करके अपना सर बाहर निकालता है ये देखने के लिए कि वो कितना ऊंचाई पर है। उस चक्कर में उसका सर विंडो में फंस गया। आज जायुंग की किस्मत अच्छी थी। वहाँ का एक स्टाफ वर्कर एक गिफ्ट हैम्पर उसे देने आया था, तो वो उसकी जान बचा लेता है। और हाँ, वो हैम्पर आया था सोजिन की तरफ से। जायोंग उस गिफ्ट हैम्पर को लॉबी में देकर कहता है, इसे वेकअप सर्विस वाली लड़की को दे देना और कहना ये जायोंग की तरफ से है। अब स्टोरी में कई कहानियाँ एक साथ चलती है, तो मैं उसके हिसाब से ही आपको बताऊंगा। योनजिन ने ईस्ट चेन के पास एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग रिक्वेस्ट भेजी थी, इसलिए कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को ना निकाले, लेकिन उनकी तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया। एंड आज ही है शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी, जिसमें वो डिक्लेयर करेगा ईस्ट चेन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सीन शिफ्ट होता है दोनों पे। सेंगहुन ली को उसके फैन से बचाते हुए अपने कार के पास लेकर जाता है। ली अंदर नहीं जाता और कहता है, डूड हमें ये गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सेंगहुन मायूसी से गाड़ी की चाबी उसके हाथ में देकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर से ली उसे आवाज़ देकर ये कहता है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो?
अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? ली एकदम से उसकी तरफ गाड़ी की चाबी फेंकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक्चुअल में ली ने उसके लिए नई गाड़ी ली थी। सैंगिन उसे पूछता है, क्या मिस्ट ने तुम्हें ये दी? ली कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया? अरे ना, मैं कैसे बोल सकता हूँ? उसने मुझे क्या कुछ नहीं कहा था। ये तो तुम्हारे लिए है। सैनुक का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पर भी वो रोने लग गया। अब सियुंग और हायुंग की वेडिंग भी शुरू हो गई। बाहर सेंग्यू को जिस चीज़ का इंतज़ार था, आखिरकार वो हो जाती है, क्योंकि बाहर स्नोफॉल हो रही थी। फॉर्चून टेलर उनसे कहता है, मुझे वो लेडी नहीं दिख रही। मतलब आप अब फ्री हो गए? चलो मैं इसकी मिस्ट्री बताता हूँ। वो लेडी उनकी ही वाइफ थी। अब उन्हें पता चला कि कोई और भी है जो सेंग्यू को उनकी तरह ही ख्याल रख सकती है। इसलिए उन्होंने अभी खुशी खुशी सेंग्यू को फ्री कर दिया। यही बात बताने के लिए वो जाता है कैथरीन के पास। कैथरीन भी बहुत खुश थी। फाइनली वो दोनों एक हो जाएंगे। सुजन इस वेडिंग को और खूबसूरत करने के लिए एक बहुत ही प्यारा गाना गाती है। स्कूल में वही ब्रिज के ऊपर सभी स्टूडेंट जमा हो गए थे। एक तरफ सारी लड़कियां, एक तरफ सारे लड़के। एंड फाइनली सीजिक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है। यूनजो से कहती है, क्या कहा तुमने? ज़रा ज़ोर से कहो। कहता है, आई लाइक यू जो। एंड फाइनली उसने भी अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर दिया। होटल में जायूंग कुछ ऐसा सुन लेता है जो उसे सुनना नहीं चाहिए था। उसे पता चल गया जो भी उसके साथ चीज़ें हुई वो सभी एक प्लान का हिस्सा था। सब कुछ सिजिक को भी बचाना। होटल की तरफ से फ्री कॉन्सर्ट के टिकट्स। जायोंग का मन फिर से बदल जाता है। वो गया था सीधा होटल के टेरिस पर सुसाइड करने। एंड एज पर मैनेजर ये खबर सोजिन को भी मिली। अब हम मिलते हैं एक बहुत ही स्पेशल पर्सन से। वो थी सोयुन। ये वही वेकअप सर्विस वाली लड़की है जो जायोंग के साथ बात करती थी। उसे भी पता चला कि जायोंग सुसाइड करने वाला है। वो उसे फिर से कॉल करती है। जायोंग उसे बोलता है, तुम्हें कल से मुझे उठाना नहीं पड़ेगा। अब मैं फ़ोन रखता हूँ। उसे लग रहा था सोयुंग भी उनके प्लान का हिस्सा है। अब जायोंग पहली बार उसे देखता है क्योंकि वो भी वहाँ पर आ गई थी। वो कहती है, मैं अब तक तुम्हें सुनती थी, अब तुम मैं क्या कहती हूँ उसे सुनो। जब भी तुम मुझे कॉल करते तो मैं सोचती कि तुम कौन हो। वो क्यूरियस हो रही थी जायोंग से मिलने के लिए, लेकिन उस दिन वो उससे कुछ बात नहीं कर पाती। असल में वो भी खुश नहीं थी। एक ही काम वो रोज़ करती और उसके साथ बात करने के लिए भी कोई भी नहीं था। तो सोयुंग भी सुसाइड करने वाली थी, बट उसे कोई ऐसा मिला जो उसकी तरह ही सोचता। उसे जायोंग से बात करने में अच्छा लगता। वही है जिसके कारण उसने सुसाइड नहीं किया। तो उसने सोचा वो किसी भी हालत में जायोंग को बचाएंगी। वो कहती है, चलो हम एक दूसरे का हाथ यहाँ से जम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम साथ में ही मरेंगे। वो उससे कहता है, अरे रुको रुको, अगर तुमने यहाँ से जम कर दिया तो जो लोग सोए हुए हैं वो टाइम पर कैसे उठेंगे? वो कहती है, जिसे मैं उठाना चाहती हूँ। उसने कहा कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तो क्या फ़ायदा? तो वो रोते रोते उसका रिप्लाई देता है, कल सुबह मुझे 9:30 को उठा देना। और यहाँ उसने सुसाइड करने का प्लान ड्रॉप किया। वो साथ ही साथ अपने सच्चे प्यार से भी मिला। सेम गोज़ टू सोयुंग। दूसरी तरफ कई लोगों को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है क्योंकि योंजिन ने वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उसने कहा, ये होटल सिर्फ मेरा या फिर आपका नहीं, ये बिलोंग करता है यहाँ के आने वाले गेस्ट और वर्कर्स को भी। तो मैं इसलिए डील को कैंसिल कर रहा हूँ। और बस इतना कहते वो जाता है ली यूंग को ढूंढने। ये सीन मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी। डिनर हॉल में सभी वर्कर्स काम कर रहे थे। योंजिन सभी के सामने से जाकर उसे ये कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने आया हूँ, क्या हम बाहर थोड़ी बात कर सकते हैं? वो उसे नहीं कहती और बताती है, सभी लोग मुझे गोल्ड डिगर कह रहे हैं। वो रिप्लाई देता है, मुझे भी तो लोग इमोरल कह रहे हैं। गोल्ड डिगर और इमोरल इतना भी खराब कॉम्बो नहीं है, सही कहा ना? वो दोनों होटल के बाहर जाकर एक दूसरे को किस करते हैं। ऐसे किया उन दोनों ने न्यू ईयर सेलिब्रेट
और वो दोनों भी एक हो गए। सोजिन जा रही थी वेडिंग को वापस ज्वाइन करने, तो उसे रास्ते में सेयुंग मिलता है। वो उसे ही देखने आया था क्योंकि सोजिन बहुत ही टेंशन में वेडिंग हॉल छोड़कर चली गई थी। उसे बस सोजिन की चिंता हो रही थी। जब वो दोनों एलिवेटर में थे तब सोजिन उसे कहती है, अब हम एलिवेटर में हैं, इसलिए एलिवेटर जब तक स्टॉप नहीं होती तब तक मुझे तुम्हें कुछ कहना है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी। मैंने तुम्हें बताने की कई बार कोशिश की, लेकिन कभी बता नहीं पाई। मेरी गलती ये थी, मैंने ये सोचा कि मैं ही क्यों, वो भी तो मुझे आकर बोल सकता है। लेकिन मैं गलत थी और आज मैं इस सिचुएशन में हूँ। वो भी एक्चुअल में वही सिचुएशन में था, इसलिए वो उससे कहता है उसने भी अपने प्यार को कभी कन्फेस नहीं करा। लेकिन मैं खुश हूँ, हम 15 सालों से दोस्त हैं। एक बात वो उसे नहीं बताता, लेकिन हमें पता चलती है। उसने सोजिन का लेटर पढ़ लिया था, लेकिन उसने सिजिक से एक वादा लिया सोजिन को ना बताने का। सीयुंग सोजिन को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ये तो एक राज ही रह गया। अब सभी बातों को पीछे छोड़ दो। ये वक्त है सभी के पार्टी करने का। गेस करो पार्टी में कौन कौन है। पार्टी में थी कैथरीन, सेंग्यो, ली, सेंगहुन, सोजिन एंड ऑब्वियसली सीयुंग और हायुंग, एंड आखिरी के दो गेस्ट जायुंग और सोयुंग। अब न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हियर कम्स न्यू ईयर। आखिरकार सभी को अपने लाइफ में जो चाहिए था वो मिल गया। लेकिन अब सोजिन का क्या? सोजिन पार्टी छोड़कर बाहर जाती है। उसके सामने जिहो फायरवर्क्स को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है सोजिन उसके पास ही खड़ी है। अब हमें वो उसकी कहानी बताता है। वहाँ पर वो हर संडे सिर्फ एक ही वजह से आया करता। अब आप सोच रहे होंगे ब्लाइंडेड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ एक बहाना था। असल में वो वहाँ पे आता था सिर्फ सोजिन को देखने। मतलब वो सोजिन से बहुत दिन से प्यार करता था, लेकिन वो कभी बता नहीं पाया। अभी सही मौका है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर चलोगी? उसने क्या ही कहा होगा, आपको तो पता ही है। चलो अब मैं बताता हूँ उस प्रपोजल के बारे में जो फॉर्चून टेलर ने उससे कहा। वो एक्चुअल में यही प्रपोजल था, सिर्फ कुछ सेकंड लेट हो गया। एंड यहाँ पर मूवी ख़त्म होती है। सो गाइज, ये थी अ ईयर एंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।